अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी। मैं हूं मुनीबास। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और जनाब अपना भी ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपने से जुड़े लोगों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। आज कुछ हम ना आइन और कानून के हवाले से बात करते हैं। बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं या एक्सपर्ट्स ही कहते हैं कि जनाब कौमों की जो तरक्की है ना और इस्तेहकाम है, उनके अंदर सबसे बड़ा अमल दखल ना उनके आइन और उनके कवानीन पर होता है। आइन पर अमल दरामद ही कौमों का मुस्तकबिल तय करता है, क्योंकि जो अक़वाम कानून पर अमल नहीं करती हैं ना, वो सियासी इंतशार का शिकार होकर बिखर जाती हैं। और सबसे अहम बात ये समझने की है कि कानून पर अमल जो है वो हमारे ऊपर कोई जबर नहीं है, बल्कि कानून तो बनाया ही इसलिए जाता है कि वो हम सबकी हिफाजत कर सके। इसीलिए कानून के मुतालिक कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी पर जुल्म के लिए बनाया गया है या वो हमारे ऊपर एक जुल्म है। हमारे मुआशरे में एक ये रवैया पाया ज़रूर जाता है कि लोग कानून की खिलाफ वर्जी करके ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये समझते हैं कि वो तो कानून से बालातर हैं और उन्होंने कानून को तोड़कर कोई बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। और भला मुझे लगता है कि इससे बड़ी हमाकत क्या हो सकती है? क्या इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई कर सकता है कि अपनी ही रियासत का जो मुक़द्दस आइन है वो तोड़ कर कोई ये समझे कि उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर डाला है? हम लोगों को बतौर शहरी ये समझना चाहिए कि आइन जो है ना वो हमारे लिए ही बना है, हमारी हिफाजत के लिए बना है, हम लोगों ने ही बनाया है और अपनी ज़रूरत के तहत बनाया है। इसमें कोई कबाहत नहीं है कि हम लोग आइन पर अमल करें, वो हमें एक डिसिप्लिन सिखाता है, बल्कि ये बड़े लोगों और तरक्की याफ्ता कौमों का शेवा है कि वो अक़वाम कानून पर अमल करने को अपने लिए फ़ख्र समझती हैं। और कानून को तोड़ना, आइन पर अमल ना करना, एक तो ये रियासती जुर्म भी होता है, बल्कि ये अखलाकी गिरावट का भी है, कह ले कि अलमिया है। जब दिल से हम लोग जानते हैं कि अगर हम सब लोग आइन पर अमल करेंगे तो ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, तो इसमें हम सबका इज्तिमाई फ़ायदा होगा, ना कि किसी का नुकसान होगा। अगर हम कवानीन पर अमल दरामद करते हैं, वो किसी भी तरह के कवानीन हो सकते हैं, और ये जानते बूझते हुए भी सब कुछ करना ये ज़्यादा बड़ा गुनाह होता है और जुर्म कह लें आपकी, ज़्यादा बड़ा जुर्म है। और ये सिर्फ़ एक समाजी फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि हमारा दीनी फ़रीज़ा भी है कि हम लोग कानून पर अमल करें, क्योंकि अल्लाह ताला को ज़मीन पर फ़साद बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अगर एक इलाके में कानून का निफाज ही नहीं है और वहाँ पर लाजिम फ़साद फलने फूलने की जगह उसको ज़रूर मिलती है, जिसको रोकना बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है और लाखों लोग इस लाकानूनियत का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए क़वानीन बनाए जाते हैं ताकि बराबरी के लिए, ताकि हर कोई हकूक़ हो या वो फ़राइज़ हों, उसमें उनको बराबरी की जो शर्त है ना, एक जो हमें हमारा दीन इस्लाम भी हमें बराबरी की तलकीन करता है, तो उसकी वजह से उसको फैलाने के लिए ये कवानीन बनाए जाते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट के हवाले से बात कर लेते हैं जनाब, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ हो चुकी है, जल्दी जल्दी में हमें होता है कि जनाब हम बहुत ज़्यादा नाश्ता नहीं कर सकते हैं या उसका एहतमाम उस तरह नहीं कर सकते हैं इस मसरूफ़ ज़िंदगी के अंदर, तो हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लिया, जिसमें चाय बिस्किट हो गए, चाय रस हो गए या जिसको चाय पापे कहते हैं वो भी हो गई, या चाय बाकर खानी खा ली। इस तरह की चीज़ों को, या ब्रेड के साथ हम लोगों ने जैम खा लिया, या कुछ इस तरह का हल्का फुल्का सा नाश्ता करके हम लोग, हमारा दिल करता है कि हम ऑफिस चले जाएं या स्कूल कॉलेजेस में बच्चे जा रहे होते हैं, तो क्या ये, हमें तो लगता है कि शायद ये हेल्दी नाश्ता है। अगर हम जैसे नान वगैरह नहीं खा रहे, पाए, निहारियाँ, ये सारी चीज़ अगर सुबह नहीं खा रहे तो ये खा लेंगे तो शायद ये हमारे लिए हेल्दी रहेगा। तो क्या ये हेल्दी है या अनहेल्दी नाश्ता हम सुबह करके जा रहे होते हैं? और इस मसरूफ़ ज़िंदगी में हम लोग किस तरह नाश्ते के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं और इन चीज़ों को भी किस तरह हेल्दी बना सकते हैं, इस पर हमने बात करनी है। नईमा राव साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि हर्बलिस्ट हैं, और उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। नईमा साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह।
आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आजकल मसरूफ़ ज़िंदगी हुई हुई, आपको पता है, हाँ। अफरा तफरी पड़ी हुई होती है और समझ नहीं आती नाश्ते में करना क्या है, हमने क्या खाना है। तो ये जो हम सुबह चाय रस खा लिए, चाय बाकर खानी खा ली, या इवन दो चाय बिस्किट खा लिए या ब्रेड ले ली, ये हेल्दी है? हमें तो ये हेल्दी लग रहा होता है कि हम लोग फटाफट से खा के चले जाते हैं। हाँ, टाइम बचा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात का आगाज़ जो है वो इधर से करूंगी कि देखिए हमारी जो बॉडी है पूरी वो एक बिल्डिंग है। हाँ जी, ठीक है। जिस तरह आपने बात की है कि बिल्डिंग गिर रही है किसी जगह की, इसी तरीके से हम इन चीज़ों से, अनहेल्दी चीज़ों से अपनी जो बॉडी की जो बिल्डिंग है उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको हम गिराते जाते हैं। फिर हमें एक टाइम पे आगे पता चलता है जब जैसे हमें शुगर जैसी स्पाइक आ जाती है या खुदा ना खास्ता और कोई बीमारी हमें सामने से आ घेर लेती है, तो तब हमें पता चलता है वो आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी बॉडी के साथ खुद ही वो नुकसान करते हैं। इस बिल्डिंग का हम खुद सत्यानाश करते हैं। अच्छा। ये जो मेरे सामने जो रखा है ये टोटली अनहेल्दी ब्रेकफास्ट है। ठीक है। ये हम करते क्या? हाँ जी, हम करते क्या है कि अपना टाइम बचाने के लिए अपनी अमारत को खराब किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल अनहेल्दी है। इसके अंदर एक ब्रेड का स्लाइस अगर मैं उठा के आपको बताऊं कि इससे बेहतर है कि आप 4 चम्मच चीनी खा लें। अच्छा। जी, इसका बस थोड़ा सा हमने टाइप चेंज कर दी ना। इसी तरीके से लेट से जिस तरह किसी को शुगर होगी, मैं डायबिटिक पेशेंट, मैं अपने आप को हालांकि फुली कंट्रोल है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कहती हूँ मैं डायबिटिक हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में रहना चाहिए। तो मैं कहती हूँ आजकल जो पाकिस्तान शुगर का घर बना हुआ है, तो शुगर हमें इन्हीं चीजों से तो आई है। हम कहते हैं कि चले सुबह पराठा नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, हम ब्रेड का एक पीस खा लें। वो हम अपना टाइम बचाते हैं कि बस बाहर से वो एक अनवर मकसूद की एक बात मुझे याद आ रही है कि जो एक स्पेशल जो एक फूड चेन चली हुई है, वो कहते हैं एक औरत ने नहीं चलाई, वो जो एक औरत ने चलाई थी वो बहुत सी नालायक औरतों ने चलाई है। वो उसमें हम भी शामिल हैं कि हमने उनका घर बना दिया, अपने घर उजाड़ लिए। इसे देखिए जब हेल्दी नहीं है हम तो हमारे घर उजड़ेंगे ना। तो ये है कि रात को आप लोग अपनी, मैं बात करूंगी हेल्दी ब्रेकफास्ट की। ये तो टोटल जो आप लोगों को नजर आ रहा है, चाय रस और ये ब्रेड, ये सारा सुबह हाँ जी, सुबह हम कहते हैं हम तो जरा लाइट सा लेते हैं। ठीक है, लाइट सा खा लिया, चाय रस खा लिया, चाय रस ले ली, बस हम तो जरा लाइट सा लेते हैं, स्मार्ट है नहीं चाहिए। लेकिन वो स्मार्ट जो लाइट सा होता है वो हमारे अंदर की जो हमारी बुनियादें सबको हिला के रख देता है एक टाइम पे। मैं बताती हूँ इन्हीं गलत कार्यों की वजह से हम जो हुए बीमार हुए। जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि हम नान और पाए इसमें नान भी अनहेल्दी है। ठीक है, क्योंकि वो रिफाइंड है ना। देखिए हमने इसके अंदर से जो कार्बोहाइड्रेट्स हम इंटेक करें, प्रोटीन को हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है। प्रोटीन से हम दूर चले गए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। फिर हमने ये कि अपनी बॉडी के अंदर उसको बर्न नहीं करना। ठीक है, अर्न करना है। इस तरह की फजूल चीजों को बर्न हमने नहीं करना। हर कोई बर्न नहीं कर सकता। हम बैठ के काम करते हैं, आजकल का डिजिटल दौर है, आजकल का डिजिटल दौर है, बस उसके ऊपर हमने बैठ के सामने स्क्रीन के सामने बैठ के काम करना है या स्क्रीन के सामने लेट के काम करना है। तो ये कि जब हम अपने दिन का आगाज ही हेल्दी तरीके से नहीं करेंगे तो फिर ये देखिए सारा दिन हम हेल्दी काम कैसे करेंगे। लेट से एक ये बॉडी है, ये हमारी एक अमारत है, इसका एक मशीन है ये हमारी, इसका हम कितना जोर लगवा लेंगे, कितने दिन लगवा लेंगे, आखिर इसकी बस हो जानी है। जब तक हम इसमें एक अच्छा ईंधन नहीं डालेंगे, अच्छा फ्यूल नहीं डालेंगे तो अच्छा, तो फिर क्या खा सकते हैं? क्योंकि ये जल्दी जल्दी में हमें यही नजर आते हैं घर में, और हम क्या करें फिर? मैं बताती हूँ कि ये देखिए बहुत ये अल्लाह की दी हुई देखिए ये नेमतें हैं। ये देखिए ये मैं कहती हूँ कि ये दो चीजें आप लोगों को नजर आ रही है मेरे सामने, मेरे घर में तकरीबन हर वक्त मौजूद। जब से मुझे शुगर हुई है ये तकरीबन हर वक्त मेरे घर में होती है। ठीक है, ये है प्रोटीन से क्योंकि हमने प्रोटीन लेनी होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, लेकिन उस वक्त तक कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे थे जब तक के 70 की दिहाई में, जब तक लोग काम करते थे, जब वो कैलोरीज बर्न करते थे। अभी कैलोरीज कहते हैं ना कि 1500 से 1600 तक कैलोरीज आप ले सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि 800 कैलोरीज तक रहना चाहिए हमें, जो हमारी एक्टिविटी है। ठीक है, वो 1600 कैलोरीज भी उनके लिए थी जो हल जलाते थे, जो फसलों में जाते थे, पैदल चलते थे, जो झाड़ू लगाती थी घरों में। जिस तरह अब हमारी मेड है, जो अब मेड को देखें, अपने आप को देखें, हम उनके सामने बैठे होते हैं कि वो हमें पानी दे दे, वो हमें चाय दे दे, और उनके हम अपने बालों के लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं और उनके बाल इतने होते हैं क्योंकि वो काम करती है, वो मेहनत करती हैं। तो जो हम मेहनत करें उसके लिए हमें ये कि प्रोटीन, हमें जो कैलोरीज चाहिए वो मेरा ख्याल है 800 से 1000 काफी होती हैं। अच्छा, बात करते हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट। देखिए चने जो हैं,
चने आप अगर रात को ही चढ़ा दें, या चने एक ऐसी चीज है आप इसको बॉईल करके रख लें, सुबह इसको इसकी यखनी बना के रख लें। इसकी यखनी मैं कहती हूँ कि सबसे बेहतरीन यखनी है हमारी ताकत के लिए, प्रोटीन के लिए, कैलोरीज के लिए। काले चने और फिर ये उड़द की दाल भी इसको बोलते हैं, माश की छिलके वाली दाल भी बोलते हैं, इसकी मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम है। आप कितना भी आपको जुकाम हो, आपको बुखार हो, आपको कुछ भी, आप इसमें चंद एक बेसिक हर्ब डालें। बेसिक हर्ब डालने के बाद इसको बॉईल करें। बॉईल करने के बाद मैं कहती हूँ यखनी की तरह, शोरबे की तरह इसको पिए। आपकी बॉडी के, मैं बताती हूँ, सर से लेके पाँव तक सारी आपको फील होगा कि यार अंदर से ना बाकायदा एक जो ब्लॉकेज थी वो खुल गई है। इन चीजों से पता है क्या, हेल्दी चीजों से हम दूर हो गए हैं, अनहेल्दी चीजों के अपने आप को फजूल में हमने ना एक वो किया हुआ है कि एक मशीन में डाला हुआ कि हम बिजी है, बहुत बिजी हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो देखें, जिस तरह मैं डायबिटिक, आम बंदे भी उसको करें। वो क्या है, आप लोगों ने 2 अंडे, ठीक है, सुबह बॉयल नहीं बॉईल कर लें, बॉईल ले लें, किसी भी फॉर्म में ले लें। लेकिन देखें जिनको रोटी की हैबिट है, लेट से कभी मुझे क्रेविंग होती है कि नहीं मैंने रोटी खानी, गोल रोटी खानी है, वो क्रेविंग होती है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि 2 अंडे ले लिए, उसके अंदर कोई भी वेजेस है आपके पास वो डालिए और 2 चम्मच बेसन डाल दिया। बेसन जो है वो, हाँ जी, इसका काले चने का बेसन जो है वो मैंने बनवा के रखा, वैसे सफेद चने का नहीं, काले चने का। जी जी। वैसे भी नॉर्मल लोगों को मैं बताती हूँ कि जो पराठा खाना पसंद करते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हेल्दी हैं, अल्लाह ताला उनकी सेहत को सही रखे, तो उनके लिए ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अर्ली अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सेव रखने के लिए आप जो भी आटा खाते हैं, लेट से अगर आपका 15 केजी आटा है गंदम वाला, तो उसके अंदर 5 केजी आप ये पिसवाएं साथ में, चने साथ में। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि आप चक्की से खुद पिसवाएं और उसके अंदर चने डालें। लेट से अगर आपने रेडीमेड आटा खरीदा है तो प्लीज वो तो ना ही खरीदे तो ज्यादा बेहतर। चलिए फिर भी आजकल वैरायटीज आ गई है, लेट से आप ले भी रहे, उसके अंदर आप 15 केजी के अंदर ना 5 केजी आप जरूर, तो इंशाल्लाह ये है कि जहां हम जैसों को 40 की उसमें लग गई है, बीमारी लग गई है, तो ये कि इंशाल्लाह आने वाली जो नस्ल है, अगर आप इन तरीकों पे अमल करेंगे तो ये कि आने वाली नस्ल जो है वो एटलीस्ट मुझे उम्मीद है कि 60 जरूर क्रॉस करेगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाकी अपना लाइफस्टाइल जो वो हेल्दी बनाएं, वर्जिश करें, आप अपनी डाइट का ख्याल करें। डाइट का ख्याल कैसे करें, मैं ब्रेकफास्ट की तरफ आती हूँ, मुझे क्रेविंग होती है रोटी की, तो उसमें ये है कि मैं 2 अंडे, थोड़ी सी वेजिस जो भी पड़ी हूँ आपके पास वो, और 2 चम्मच बेसन, उसका एक बना के पेस्ट, और वो मैं ग्रीस करती हूँ फ्राई पैन को, देसी घी है मेरे पास या ऑलिव ऑयल है, कुछ भी है, उसके साथ आप उसको फैला दें, वो एक बहुत ही प्यारी गोल सी रोटी बन जाएगी। बस आप वो रोटी खाएं, रोटी की क्रेविंग भी पूरी होगी। वो एक इंतहाई हेल्दी ब्रेकफास्ट है। उसके अंदर देखें, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मैंने नहीं डाले, उसमें प्रोटीन आ गई है, उसके अंदर प्रोटीन आ गई है, और जो बेसन है, बेसन ये है कि है, मानती हूँ ये अनाज की फैमिली से, लेकिन इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ना होने के बराबर है। ठीक है, हाँ जी। बाकी ये है कि अगर आप, जिस तरह अब मैंने एक नई अपने लिए ही काम किया, मैं आप सबको बताती हूँ, वो सबके लिए है। देखिए शुगर जो है, लेट्स से मुझे शुगर है, शुगर जो है वो एक, मैं कहती हूँ कि एक बैरियर बन जाता है। मैं कहती हूँ कि जिसको शुगर होगी वो जरा तमीज में आ जाता है। आप ये कहें कि उसके ना, उसको पता चल जाता है, डिसिप्लिन में आ जाता है, डिसिप्लिन में कितना खाना है कितना नहीं खाना। एग्जैक्टली, मैं यही वर्ड यूज करना चाहती हूँ, वो डिसिप्लिन में आ जाए, डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है। वो जिस तरह हम ऊपर नीचे मशीन में चीजें ठूसते हैं ना, फिर मशीन वो उस तरह नहीं खा सकते, वो एक डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है। तो इसी तरह मैं कहती हूँ कि आप अपनी लाइफ को ना आप डिसिप्लिन करें, और ये कि आप जब आपकी लाइफ डिसिप्लिन होगी तो आप हेल्दी भी रहेंगे, एनर्जेटिक भी रहेंगे, और आप ये कि अच्छा सा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये कि हेल्दी ब्रेकफास्ट में आप अंडे लें, आप शोरबा लें, आप रात का बचा हुआ कोई भी सालन, उसके साथ बेसन की रोटी देखिए आम जी पेशेंट के लिए बेसन की रोटी। मैंने अब जो काम किया मैं बता रही हूँ कि उसके मैंने सारी दालें मिलवा के तो मैंने आटा पिसवाया हुआ है। कभी कभार हाँ जी क्रेविंग होती है पराठे की, लेट से पराठा खाने को दिल करता है, क्योंकि सारी जिंदगी जो खाया तो उसका मैं जो दालों का आटा है उसके साथ में देसी घी का पराठा बना लेती हूँ। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। सिर्फ क्या होता है कि हमने थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। जब हम अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो हम सही ट्रैक पे चल पड़ते हैं। क्या बात है, ये तो बड़ा अच्छा उन्होंने एक टिप बताई है कि आप सारे दालों को मिक्स करवा के और उसका आटा बना ले। दालों को मिला के आप आटा बनवा ले, उसमें बेसन भी है, उसमें सारी दालें हैं, मेरी सारी दालें उसके अंदर,
सारी दालों का, हाँ जी, उसके अंदर बस ये कि मैंने और कोई भी जो आटा है ना, आटा कोई भी नहीं मिलवाया, सारी दालों का, चाहे गंदुम का हो या कोई भी हो, नहीं, गंदुम का तो बिल्कुल भी नहीं ना। गंदुम तो मैं बताती हूँ वो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स को हमें अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट्स जो थे वो वाले थे जो हमारे बाप दादा ने खाए थे। अच्छा, अब इसमें सारी दालें आ जाती हैं अगर आटा में पिसवाना है? इसमें माश है, मूंग है, इसमें चना है, लोबिया है, लाल लोबिया जो है, लोबिया बड़े वाला जो किडनी बीन आते हैं, किडनी बीन जिसको बोलते हैं, किडनी बीन है उसके अंदर माश की छिलके वाली दाल भी है। सारी दालें मैंने मिक्स करके और वो पिसवा के मैं 4-5 किलो रख लेती हूँ। कभी कभार रोटी बना लेते, कभी पराठा बना लिया, मैं बना लेती हूँ, मैं खा भी लेती हूँ उसको। मतलब अगर जो शुगर पेशेंट है, जिन्होंने एहतियात अभी से करनी है, वो ये जो रेसिपी है, टिप है ना, वो अभी से बिल्कुल फॉलो करें। आप अपने नाश्ते में लें। मैं बताती हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट। फिर एक और चीज है जिसको हम इग्नोर कर देते, जिसको हम कभी कभार जब राइस बनाते हैं तभी हम उसको यूज करते, दही। अच्छा, हाँ जी, लैक्टिक एसिड है उसके अंदर, ठीक है। आप चाहे शुगर पेशेंट है, चाहे आप नॉर्मल है, जो दही है वो तो है ही बहुत हेल्दी। हाँ, उसमें प्रोबायोटिक्स है ना, प्रोबायोटिक्स है उसके अंदर। हाँ जी, देखिए आप लो फैट भी दही ले सकते हैं, आप ऊपर की बलाई उतार दें, वो आपको लो फैट बन जाता है। गुड बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर, गुड बैक्टीरिया होते हैं वो। और अगर कुछ लोग एहतियात करते हैं, कुछ लोगों को इस तरह होता है कि मैं बताती हूँ कि मैं तो जिनको फैटी लीवर होता है ना, फैटी लीवर के लिए हम जो दही के ऊपर पानी आता है ना, निहार मुंह, अगर आप वो 4 से 5 चम्मच पानी पी लें तो फैटी लीवर उससे आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। अच्छा, जी, उससे आहिस्ता आहिस्ता फैटी लीवर जो है वो खत्म हो जाता है। जब फैटी लीवर खत्म होगा, जब हमारे अंदर से इन्फ्लेमेशन खत्म होगी, फैट खत्म होगी, तो हमारे अंदर से जो बीमारियां वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, तो दही के ऊपर जो पानी हल्का आता है हम उसको फेंक देते हैं, लेकिन वो पी जाना चाहिए। वो बहुत हेल्दी, आपके खाने के लिए भी, आपकी स्किन के लिए भी। वो आप अगर सिर्फ वो सिंपल पानी अगर आप अपने फेस पे, अपने स्किन पे लगाए, मैं बताती हूँ जितने ये ब्राउन स्पॉट जिनकी वजह से हम परेशान है कि हमारी जो स्किन है वो डबल टोन हो रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेट्स से अगर वो पानी स्टे नहीं करता, आप उसके अंदर थोड़ा सा बेसन मिला लें। आप कोई भी चीज स्टे करने के लिए, हमने उसको पानी का स्टे करवाना है। तो ये हेल्दी, मैं कहती हूँ कि हेल्दी खाओ, हेल्दी पियो, हेल्दी जियो, और नेचर की तरफ लौट आओ, ये चीजें छोड़ दो, ऑर्गेनिक चीजों की तरफ वापस आ जाए। जैसे हमारे पहले बड़े बुजुर्ग जो है ऑर्गेनिक चीजें खाते थे, फिर एक एरा आया कि जिसमें ये सारी प्रोसेस्ड फूड को बहुत ज्यादा बूम मिला। अब दोबारा से हम अपनी नेचर की तरफ दोबारा जा रहे हैं ताकि हमारी सेहत बरकरार रह सके। तो नईमा राव साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, हमें उन्होंने बताया कि किस तरह आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट की तरफ जाना है, और बड़ा ईजी एंड क्विक है सारी चीजें जो हम लोग डिमांड कर रहे होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता। नहीं साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लोहार। और जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं ख़वातीन की सेहत के हवाले से। और पाकिस्तान की आबादी का निसफ हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है। मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को सेहत के मसाइल ज़्यादा लाहक होते हैं, और इसलिए देखभाल उनकी एक अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ख़वातीन की मखसूस जिस्मानी साख्त, जज्बात, एहसासात, समाजी शख्सियत के लिहाज से ना सेहत के कुछ मुनफरिद मसाइल होते हैं जिनका जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में ख़वातीन की ग़िज़ाई ज़रूरियात, उनकी जज्बाती कैफियत में तग़य्युर आता है, और उसका एहसास सबसे बढ़कर दूसरी जो ख़वातीन होती हैं ना वो ही कर सकती हैं। तो बलूगत के वक्त, हमल के दौरान में और बुढ़ापे में ख़वातीन की सेहत पर ख़ुसूसी तवज्जो की ज़रूरत होती है। इसके मुतालिक ही आज हमने मज़ीद बात करनी है कि ख़वातीन की अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा किस कदर लाजिम है, और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ पे ख़वातीन क्यों नहीं अपनी सेहत का ख्याल रखते। अभी जैसे रमज़ान गुज़रा है, ईद भी गुज़री है, तो उसके बाद बहुत सी ख़वातीन बहुत से मसाइल का शिकार हो गई, क्योंकि रमज़ान ख़ास तौर पर बहुत हैक्टिक रूटीन होती है ख़वातीन की कि जनाब उन्होंने घर में सारे मामला देखने होते हैं, और फिर किचन के भी सारे मामला देखने होते हैं। नींद की कमी हो जाती है ख़ास तौर पर ख़वातीन के अंदर, तो वो मेंटली, फ़िज़िकली और पर्सनल हाइजीन का ख्याल किस तरह रख सकती हैं अब आफ्टर ईद। तो इस पर हमने आज बात करनी है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सुंबल अफजल हमारे साथ मौजूद है, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं, तो उनको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर सुंबल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मुनीबा आप? मैं डॉक्टर सुंबल अफजल हूँ, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। जैसे ये बहुत ही मुबारक महीना गुज़रा रमज़ान का, और बहुत खूबसूरत मौसम, बहुत अच्छा था।
रमज़ान के असरात मिनिमाइज रहे, बिल्कुल ऐसे ही और है। लगा ही नहीं कि हम रोज़े रख रहे हैं। मगर अच्छा, एंड वाले रोजों में थोड़ा सा महसूस हुआ है और ईद में भी थोड़ा सा महसूस हुआ है कि गर्मी है। गर्मी के अलावा एंड पे आप लेथार्जिक हो जाते हो। एग्जैक्टली। हर एक का मसल स्पैज़म, हाँ। वीकनेस, कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा, फिर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, और फिर बिल्कुल। घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इफ्तारियां और सहरियां उसी तरह मजेदार बनेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्योंकि आखिरी अशरा इबादत का भी इबादत होता का भी है, होता है, उसमें भी बिल्कुल। टाइम लगाना होता है। मगर एटलीस्ट होता असल में ये है कि पूरा मंथ जब आप प्रॉपर लिक्विड इनटेक नहीं लेते, हाँ। जैसे हमारी रूटीन है जी, कि जी। हम इफ्तारी में फ्राइड चीजें लेते हैं, बिल्कुल, true। उसके साथ हमारा लिक्विड इनटेक कॉम्प्रोमाइज होता है। हाँ। अगर हम लिक्विड लेते भी हैं तो वो दूध, सोडा या बाकी मशरूबात होते हैं हमारे पास। हाँ। ये सारे मशरूबात जी। होते हैं, मगर इसकी वजह से हम इलेक्ट्रोलाइट्स को इनटेक नहीं कर पाते। इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के हाँ, अंदर। उसकी वजह से डिहाइड्रेशन। ओके। और आपने अक्सर देखा होगा बच्चियों को भी, यंग बच्चियों को भी कंप्लेन करते हुए कि हमारी टांगों में दर्द हो रहा है, हाँ। उठने को दिल नहीं बिल्कुल, चाह रहा, बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील हो रही होती है। ये सब कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से है। अगर हम इफ्तारी में और सहरी में ORS ऐड कर लें, लाइक कि ORS एक ऐसा मशरूब है जिसमें आपको पूरे मिनरल्स कंप्लीट अमाउंट में मिल जाएंगे। अब तो जैसे इफ्तारी और सहरी खत्म हो गई है ना, अब हाँ। तो रमजान चला गया है, तो अब जो है ना, अब अगर बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील हो, क्योंकि अब उस टाइम तो हम लोगों ने ख्याल नहीं रखा कि अपनी डाइट का भी ख्याल रखे, अपने पानी का भी ख्याल रखे। अब सारी खवातीन कह रही हैं हमें कभी पट्ठों में दर्द हो रही है, तो हमें कमर में दर्द हो रही है, अब हम मेंटली भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो अब वो उन्हें क्या करना चाहिए? अब भी वो ORS का इस्तेमाल कर सकती जी हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। इवन नींबू पानी, मतलब अगर हाँ। आप बाजार से ORS पसंद नहीं करते उसका टेस्ट, तो आप एक जग वाटर में ओके। हाफ लेमन, ओके। 1 पिंच सॉल्ट, ओके। हाफ टी स्पून शुगर, वो ऐड करें और वो आपका कंप्लीट ORS बन जाता है। ओके। और वो आप दिन में 3 से 4 जग, मतलब 2-2.5 लीटर ले लें 2-2 घंटे के वक्फे से। ठीक है। ये टीनेजर गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इवन हामला खवातीन जिन्होंने माशाल्लाह रमजान में पूरे रोजे रखे हाँ, और माशाल्लाह। ईद भी इंजॉय की, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा। क्योंकि इससे उनकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करेक्ट हो जाएगा, ओके। उनकी वीकनेस कवर हो जाएगी। इसके साथ साथ एक बेसिक जो लिक्विड इनटेक है उसकी, हमारा ट्रेंड ये है कि हम सिर्फ लिक्विड में पानी पीते हैं। वो आप जितना पानी पीते हैं उतनी प्यास आपको ज्यादा लगती है। ठीक है। क्योंकि आप स्वेट कर रहे हैं, एकदम से गर्मी हो गई हाँ, है, बिल्कुल, मौसम बिल्कुल। एंटायरली चेंज है। स्वेटिंग में आपके सोडियम, पोटाशियम, मतलब मिनरल्स, वो सारे minerals आपके excrete out हो जाएंगे, इनटेक ठीक में है। आप फिर पानी लेते हैं और वो आपको प्यास ज्यादा लगती है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप या तो ORS लें, ठीक है। कंजवीन, नींबू पानी, इन चीजों का इस्तेमाल करें ठीक और है। फलों पे फोकस करें। लाइक जितना हेल्दी आप फ्रूट्स ले सकते हैं वो आपके सारे मल्टीविटामिन्स को कवर कर लेगा। ओके, वाओ, और जिन very लोगों good। को रमज़ान और ईद के बाद ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, सबको सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो है UTI को फेस करना पड़ रहा है। UTI हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। Infections। लाइक कि जितनी फीमेल्स मेरे पास OPD में आती हैं, चाहे वो यंग एज में हो, चाहे प्रेग्नेंट हो या डिलीवरी के बाद अच्छा। हो, सबको पेन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और ओके। जब उस पेन में हम रूल आउट करते हैं तो वो बार बार सिम्टम्स जो आ रहे होते हैं वो होते हैं यूरिन बार बार आना, अच्छा। डिफिकल्टी से पास होना, पेन होना, ओह, अर्जेंसी, लाइक कि आप बार बार वॉशरूम जा रहे हैं मगर यूरिन उतना नहीं आपको आ ओके, रहा, मतलब आपका जो ब्लैडर है Yes, वो इरिटेट हुआ हुआ है, वो पूरा एम्प्टी नहीं हो रहा। एक्चुअली उसको फीलिंग तो आती है हाँ। कि आपको यूरिन करना है, मगर जब आप जाते हो तो उतना पास वो नहीं उतना कर pass पाते। out नहीं होता। ये ओके। सारे सिम्टम है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब आपके UTI यानी जो आप कहते हैं कि यूरिन में इन्फेक्शन है। ओके। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है डिहाइड्रेशन, पानी की पानी कमी। का इस्तेमाल ना करना, और ये इतना कॉमन है। और दूसरी हाइजीन, एक्चुअली ओके। ये जब से कमोड सिस्टम हमारे इंट्रोड्यूस हो गया है, अच्छा। उसकी वजह से हम 90% इन्फेक्शन दूसरों को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ओह, ये कमोड सिस्टम की वजह Yes, से। क्योंकि ओह। इसमें आपका कांटेक्ट होता है, हाँ। आपके जर्म्स दूसरों को लगते हैं। ओके। आप अगर खुद इन्फेक्टेड नहीं भी हो तो आप कोई अक्सर और तो ऑब्जर्व infect- कीजिएगा हाँ। कि वो वर्किंग लोग जो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं या जॉब्स करते हैं डिफरेंट किस्म की, जो ही वो पब्लिक वॉशरूम यूज़ करते हैं
तो उनको ये सिम्टम अक्सर फेस करना पड़ता है। और रिपीटेडली अगर आपको इन्फेक्शन है तो यंग बच्चियों में बहुत ज़्यादा वजाइनल इन्फेक्शन भी डेवलप हो जाती है। मतलब अनयूजुअल डिस्चार्ज, जिसे आम जुबान में लोग लिकोरिया कहते हैं, यानी आपकी पर्सनल हाइजीन इफेक्ट हो रही होती है। बच्चियां माओं को नहीं बता रही होती, मगर जब हमारे पास आती हैं तो वो बहुत इन्फेक्शन के साथ आती हैं। उसमें उनको डिस्चार्ज हो रहा होता है, अच्छा। जो कि अनयूजुअल होता है। मतलब यूरिन इन्फेक्शन और वजाइनल डिस्चार्ज, ये दोनों बहुत कॉमन सिम्टम है जो रमज़ान के बाद हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप डिहाइड्रेटेड होते हैं और आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती। आप यूजुअली फ्राइड चीज़ें ले रहे होते हैं, और पानी की कमी हो जाती है, पानी की डेफिशिएंसी, इन सब चीज़ों की वजह से ये दोनों चीज़ें एग्रीवेट हो जाती हैं और फिर आप रिपीटेडली डॉक्टर को विजिट कर रहे होते हैं और आप अपनी हाइजीन को मेंटेन ही नहीं रख पाते। लेकिन अगर डॉक्टर सुंबल, अगर इस चीज़ को एड्रेस प्रॉपर्ली नहीं किया जाता है या इसको डायग्नोज अच्छे तरीके से नहीं किया जाता, अगर यूटीआई का इन्फेक्शन हो गया या आपको बहुत ज़्यादा लिकोरिया हो रहा है, तो ये क्या कोई स्वेयर सिम्टम्स भी आ सकते हैं, स्वेयर बीमारी भी हो सकती है, या कोई इन्फेक्शन हो सकता है इससे? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि अब हमारे ओपीडीज़ में मेरे पास अक्सर 60% कपल्स आते हैं कंसीव करने के लिए। जी, यूरिन इन्फेक्शन और वजाइनल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा फीमेल की फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है, यानी उसके मेल और फीमेल दोनों में कंसीव करने की एबिलिटी को इफेक्ट करता है। यानी वो जो जर्म्स होते हैं वो आपके ब्लैडर में, मसाने में कैरियर स्टेज में रहते हैं और जो ही आपकी इम्यूनिटी कम होती है वो रीग्रो करते हैं, और जिससे अक्सर आपने देखा होगा कि कपल्स को कंसीव करने में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और बेसिक चीज़ों को हम एड्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से रिपीटेड इन्फेक्शन जो फीमेल्स में रहता है वो उनकी ट्यूब्स पे भी इफ़ेक्ट करता है। बाज़ औक़ात जब हम पेशेंट का टेस्ट करते हैं तो उनकी ट्यूबल ब्लॉकेज होता है। अच्छा, मतलब लिकोरिया को बिल्कुल भी आप ये आम चीज़ ना लें, इस पे प्रॉपर फोकस करें, अपनी हाइजीन को बेहतर करें, बाहर के वॉशरूम अवॉइड करें और साथ साथ अपनी इम्यूनिटी बेहतर करें। आपने टोटल फाइट, अब कोविड के बाद से हम सब की एजिंग अर्ली है, आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई है। आपने पिछली दफ़ा भी देखा होगा कि रमज़ान में भी रिपीटेडली लोग कफ, चेस्ट इन्फेक्शन, फीवर, फ्लू का शिकार थे। तो ये देखें, कोविड एकदम से ख़त्म नहीं हो गया, ये उसकी वेव्स हैं जो कि टाइम टू टाइम लोगों को इफेक्ट कर रही हैं। अगर आप अपनी हेल्थ को बेहतर रखेंगे, अपनी डाइट को 70% प्रोटीन पे मुश्तमिल करें, 20% कार्बोहाइड्रेट और 10% फैट, उसके साथ लिक्विड इनटेक लें। अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी में इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया है कि आप 90% बैक्टीरिया से मतलब उसको ख़त्म कर सकते हैं, अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर सकते हैं। अगर आप अपनी इम्यूनिटी बेहतर करेंगे, आप अपनी डाइट अच्छी करेंगे, प्रोसेस फूड अवॉइड करें। बच्चियों में आपने देखा है हर दूसरी बच्ची को पीसीओ का मसला है, और पीसीओ तो अब डिजीज़ रही नहीं है, क्योंकि हर एक इसी सिम्टम्स के साथ आता है कि मुझे पीरियड्स ख़राब हैं, मेरे पेन है, मेरा कलर ख़राब हो गया है, एक्नी है, बालों की ग्रोथ एबनॉर्मल हो रही है। तो ये सारे पीसीओएस के सिम्टम इसी वजह से हैं कि आप, हमारी पूरी जनरेशन फोकस्ड हो गई है प्रोसेस फूड के ऊपर। हाँ जी, आप हर वक्त इजी वे ऑप्ट करते हो, आपने बाहर से खाना मंगवाते हो और उसमें सारी अनहाइजीनिक चीज़ें हैं, चिकन है प्रोसेस, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी ख़राब है, आपके हार्मोन्स ख़राब हैं, फिर बच्चियों में वेट पुट ऑन हो जाता है और मोटापा खुद एंग्जाइटी और डिप्रेशन का एक बहुत बड़ी रीज़न, बड़ा बाइस बनता है। अच्छा, अब जैसे अब आपने डाइट का कहा कि डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए अगर आपने किसी भी इन्फेक्शन से बचना है। अब अगर ये लिकोरिया या बच्चियों को अगर हो रहा है तो उसके लिए किस तरह की डाइट लेनी चाहिए बच्चियों को? जी, मैंने जैसे बताया आपको कि आप कोशिश करें कि जब आप कॉलेज जाते हैं या जॉब पे जाते हैं तो ब्रेकफास्ट ज़रूर करें। ठीक है। अब सबसे बड़ा इशू आ जाता है बच्चियों में टाइमिंग का। बच्चियां हों, शादी के बाद भी अगर आप जॉब कर रहे हैं, किसी भी एज में कर रहे हैं, तो टाइम को आपने मैनेज करने की वजह से आप अपना ब्रेकफास्ट ओमिट कर देते हैं। यहीं से सबसे बड़ा मसला शुरू होता है। ठीक है। अगर आप अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में पॉरेज ले लें, आप नट्स, एक मुट्ठी भर नट्स लें, 2 खजूरें 2-3 लें, साथ में आप बॉयल एग लें और 1 कप दूध का लें, तो ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव डाइट भी है,
ब्रेकफास्ट भी है, और इसके बाद आपको बाहर से खाने की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और हाँ। आप अननेसेसरी चीज़ों से जो इन्फेक्शन है, आप देखें कि कितना हेपेटाइटिस ए और ई कॉमन रहा। हम लोग सब रोजे भी रखते रहे, चेस्ट इन्फेक्शन का भी शिकार रहे, हाँ, बिल्कुल। फ्लू और फीवर भी रहा, हॉस्पिटल सारे भरे हुए थे पेशेंट से, और हम उस तरह से अपनी इबादत को, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। इसको अवॉइड करने के लिए ब्रेकफास्ट ज़रूर करें, ठीक है। प्रॉपर। अगर उसके बाद अब आप जब कॉलेज से या अपनी यूनिवर्सिटी से आते हैं तो लंच लें। लंच में भी आप चपाती, मतलब ये जो हमने प्रोसेस फूड की तरफ चले गए हैं, मैदा यूज़ कर रहे हैं, इसको अवॉइड करें। प्रॉपर गंदम की रोटी लें, साथ में सैलड का इस्तेमाल ज़रूर करें। मतलब हमारी जो ट्रेंडी चीज़ें हैं, हम लाहौर देखें, आप कराची, सबसे ज़्यादा हमें मोहब्बत है प्रोसेस बिरयानी, हाँ। और टिक्का और कबाब और निहारी और पाए, ये सब कुछ ज़रूर खाएं, मगर साथ में हेल्दी डाइट इनको घर में बनाएं। हाँ। और हाइजीनिकली बनाएं, क्योंकि मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि 60 to 70% हेपेटाइटिस आप खाने से अटेंड कर रहे हो, अनहाइजीनिक खाना खा के, बिल्कुल फूड पॉइजनिंग का शिकार हो रहे हो। अगर आप एक साल में 2 दफ़ा भी बीमार हो जाते हो तो पीछे आपके तो रिजर्व ही नहीं रहते। हमें जितने पेशेंट की HB यानी CBC खून की रिपोर्ट जब हम करवाते हैं तो उसमें जो बेस लाइन CBC है वो हमारी बिलो 10 आती है, जो कि एनीमिक है। एनीमिया का मतलब है कि आप में खून की कमी है, बहुत ज़्यादा। खून की कमी का मतलब है कि आप एक्सपोज हैं तमाम बैक्टीरिया से। आपको कोई भी हेपेटाइटिस ए, ई, कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई भी बैक्टीरिया इफेक्ट कर सकता है। वो वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, और इसी से आपकी हाइजीन तो खास तौर पर डॉक्टर सुंबल, ख़वातीन में कहा जाता है ना कि खून की कमी या आयरन की कमी होती है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? वो किस तरह की डाइट ले सकती हैं या सप्लीमेंट्स ले सकती हैं? वो किस तरह खून को पूरा कर सकती हैं? अब देखें, जैसे हम यंग बच्चियों की बात करते हैं, हम प्रेग्नेंट ख़वातीन की बात करते हैं, इन दोनों को खून की कमी बहुत ज़्यादा हद तक मुतासर करती है। अच्छा, यंग बच्चियों में अगर खून की कमी है तो वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी मुनासिब तौर पे नहीं करेंगी, वो चिड़चिड़ापन का शिकार रहेंगी। उसके बाद एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है, नींद का ना आना, बेचैनी, टांगों में दर्द, यूरिनेशन मतलब बार बार यूरिन आना, और आप प्रॉपरली अपनी फिजिकल एक्टिविटी को एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो ये सारी रीज़न यही है कि आपकी डाइट ही सफिशेंट नहीं है। अब इस डाइट में हमें क्या ऐसी चीज़ ले लें कि हमारी खून की कमी पूरी हो जाए। ठीक है। अब देखें, जैसे हम बात करते हैं फ्रूट्स की, अब बेशक यंग बच्चियां हो, हामला ख़वातीन हो, इन दोनों में अगर खून की कमी को हमें पूरा करना है तो मैं अपने हर पेशेंट को ये बताती हूँ कि आप अपने ब्रेकफास्ट में खजूरों का ऐड करें। हाँ, बड़ा अच्छा सोर्स है ना, बहुत रिच सोर्स है आयरन का। 2 ही सोर्स हैं, एक हमें मीट से मिलता है, एक हमें फ्रूट से मिलता है। ठीक है। इन दोनों सोर्स को, अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। जैसे आप खजूरें ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, लाल लोबिया हफ्ते में 2 दफ़ा ले सकते हैं। आप इसके अलावा बॉयल एग लें, फ्राइड एग, ऑमलेट भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें कैलोरीज ऐड हो जाती हैं। और अगर हामला ख़वातीन की बात करते हैं तो उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि आप मछली का इस्तेमाल करें, कलेजी का इस्तेमाल करें। अच्छा। आप सेब का जूस लें, बीट रूट बीच में ऐड करके। ठीक है। बीट रूट एक बहुत ही रिच सोर्स है। अच्छा, अब हामला ख़वातीन को जैसे आपने बात की, तो उस दौरान, खासतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान, तो कहा जाता है कि गर्म जिनकी तासीर है ग़िज़ाओं की, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे मछली हो गई या कलेजी होगी, ये वो ऑर्गन मीट्स का इस्तेमाल इतना नहीं करना चाहिए, उनके लिए ठीक नहीं होगा। तो ये सही अप्रोच है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है, जिसकी वजह से मुनीबा हमारी पेशेंट्स घर में भी इसी चीज़ का शिकार रहती हैं कि हमारे बड़े कहते हैं हाँ, कि ये गर्म है और ये ठंडा है। ठंडी इस वजह से हम आधी से ज़्यादा चीज़ें ले ही नहीं सकते। अगर अभी हम पाकिस्तान से मूव करते हैं बाहर, सऊदीया की बात करें, उम्रा करने जाती हैं ख़वातीन, हज पे जाती हैं, वहाँ पे हरम में खजूरें खा रहे होते हैं लोग बैठ के, वहाँ पे क्या गर्म ठंडा नहीं होता? ये सारे मिथ्स हैं। अगर आप प्रेगनेंसी में हर चीज़ बैलेंस अमाउंट में लेते हैं तो कोई प्रेगनेंसी पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। अच्छा। आप फिश भी ले सकती हैं, आप खजूर भी ले सकती हैं, आप नट्स भी ले सकती हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को आपको बैलेंस्ड अमाउंट में लेना है। बैलेंस अमाउंट में लेना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अगर आप फिश
एक्सेसिव लेती हैं, ऑब्वियसली आप एलर्जिक का शिकार हो जाएंगे। ठीक है। और वो मिथ प्रूव हो जाता है कि जी ये गर्म था इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। लेकिन आजकल तो गर्मी है, तो गर्मी में ले सकते हैं? गर्मी में आप बिल्कुल ले सकती हैं। फिश का गर्मी सर्दी से ताल्लुक नहीं अच्छा। है, फिश आपकी प्रोटीन डाइट में ऐड होती है। ओके। प्रॉन्स भी आप ले सकती हैं, ओह। आप खजूर ले सकते हैं, आप मटन और बीफ का इस्तेमाल अच्छा कर सकते हैं। ये सारे आयरन रिच सोर्स ठीक है। हैं। तो डॉक्टर सुंबल, जैसे आप ग़िज़ा के हवाले से बता रही हैं कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अब अगर हामला ख़वातीन हैं, जिस तरह आपने फ़िश की बात की कि आयरन की कमी हो जाती है, उससे फ़िश खा सकती हैं, अंडा खा सकती हैं, खजूर भी खा सकती हैं, लेकिन सेम उसी दौरान आपको पता है कि शुगर भी हो जाती है, गेस्टेशनल शुगर भी हो जाती है, डायबिटीज़, या फिर जिनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए फिर किस तरह की डाइट होनी चाहिए? जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले तो शुगर की। हाँ। शुगर दो तरह की होती है, कुछ खवातीन में प्रेगनेंसी में डेवलप होती है, हाँ। जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज Gestational कहते कहते हैं, हैं जी। और कुछ ऑलरेडी डायबिटिक होते हैं, कुछ इंसुलिन ले रहे हैं या मेडिसिन ले रहे हैं। अब उनमें इन दोनों पेशेंट्स में, चाहे ये प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट नहीं हैं, यंग एज है या ओल्ड एज है, इन सब में अगर हम डाइट की बात करते हैं तो ये बिल्कुल आप 50 to 60% शुगर डाइट पे कंट्रोल हो जाती है। ओके। अगर डायबिटिक जो लोग हैं वो शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स लें, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट टाइम पे करें 8 o'clock, उसमें पॉरेज ले सकते हैं, वो बगैर शुगर के दलिया ले लें, साथ में नट्स बादाम 4-5 ले सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 10 o'clock 11 o'clock में कोई फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कोई अमरूद है, सेब है। फिर वो अपना जो लंच लेते हैं उसमें प्रॉपर चपाती, सैलेड और सालन की छोटी प्लेट ले सकते हैं। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि साथ में उनको अपनी एक्टिविटी रखनी है, यानी वो उन्हें लो कार्ब्स, कैलोरीज कम लेनी है, ऑयली फ्राइड चीज़ें कम लेनी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं और प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करनी है। ओके। मतलब उन्हें अपनी डाइट को मुश्तमिल करना है 70% प्रोटीन डाइट पे, 20% वेजिटेबल्स पे, कार्ब्स पे और 10% फैट पे। ठीक है। उसी से ही उनकी शुगर 50 to 60% कंट्रोल है। अब लंच के बाद अगर वो 4 o'clock पे हाफ एन आवर वॉक करें, उसके बाद कोई स्नैक ले सकते हैं, दूध बगैर शुगर के, मलाई के, या कोई फल, और फिर रात को 8 o'clock और 9 o'clock तक आप अपना डिनर ले लें। हमारी सबसे बैड हैबिट है कि हम लेट नाइट ईटिंग करते रहते हैं और उसके बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। जब आप रात को खाना खाएंगे और लेट जाएंगे तो आपका शुगर लेवल वैसे ही ख़राब हो जाता है। सही। फिर आपको मेडिसिन ऐड करनी पड़ती है। इससे बहुत बेहतर है कि आप 8 o'clock तक अपना डिनर मुकम्मल करें, हाँ। और उसके बाद आप चहलकदमी करें। ठीक है। मतलब हाफ एन आवर की आप वॉक करें ताकि आप वो सारा फूड को डाइजेस्ट कर पाएँ, और उसके बाद आप 11 o'clock या 12 o'clock तक अपनी मेडिसिन लेके और आप रिलैक्स कर सकते अच्छा, हैं। ये जो गेस्टेशनल ख़ास तौर पर डायबिटीज़ होती है, ये क्या आफ्टर बर्थ खुद ख़त्म हो जाती है या इसका क्या प्रोसेस होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात पूछी है मुनीबा। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पेशेंट को मिथ प्रॉब्लम मिथ समझें, टेंशन कि डॉक्टर साहब क्या मैं हाँ, सारी ज़िंदगी अब सारी दवाइयाँ ज़िंदगी लेती इसके रहूंगी साथ रहेगी, और हाँ। सारी ज़िंदगी मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। हाँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। जी। जब हम किसी को इंसुलिन का बताते हैं तो वो सबसे ज़्यादा परेशान उस वक्त होते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये मुझे लग जाएगी। कोई भी मेडिसिन लगने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। अच्छा। अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखते हैं, लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं, तो शुगर जो है 60 to 80% लोगों में आफ्टर डिलीवरी, जो ही बेबी डिलीवर होता है 40 डेज के बाद नॉर्मल हो जाती है। उन्हें लगता ही नहीं कि कभी उनको शुगर थी। अच्छा। मगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो शुगर अगर कंट्रोल नहीं है तो वो बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। बेबी की ग्रोथ ज़्यादा होती है, अच्छा। वेट ज़्यादा होता है, और my एक God। हेल्दी बेबी के साथ भी उसके लंग्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होते। उसमें बाय बर्थ नमूनिया होता है, एस्फिक्सिया होता है। उन बच्चों को हमें नर्सरी में रखना पड़ता है, उनकी हार्ट प्रॉब्लम्स भी होते हैं। इसलिए शुगर एक ऐसी बीमारी है जो अगर आप कंट्रोल रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। लेकिन अगर आपकी कंट्रोल नहीं है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट बच्चे के ऊपर होता है। माँ खुद भी फिर हो रही होगी, उसकी भी सेहत कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और बच्चे इवन दो की कि भी बेबी भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जी।
और इसमें ही डाइट का रोल सबसे ज़्यादा आता है, ठीक क्योंकि है। ये वो शुगर है जो सिर्फ प्रेगनेंसी में है। अगर आप अच्छा। अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं तो ये शुगर आपकी कंट्रोल रहती है। ओके। बहुत कम पेशेंट को हमें ग्लूकोफेज मतलब मेडिसिन और इंसुलिन पे शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो बेबी की ग्रोथ होती है तो आपका थ्रेश होल्ड ज़्यादा होता है, ठीक है। आप में शुगर डेवलप ज़्यादा होती है। तो उसमें अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं तो आपको दवाइयाँ कम लेनी पड़ती हैं, ठीक है। और बेबी भी हेल्दी रहता है और और मदर आप भी हेल्दी मदर रहती भी है। जो है माँ भी हेल्दी रहती है। अच्छा, इसी सारी सिनेरियो में जिनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है, बीपी हाई रहता है जिनका, उनके लिए किस तरह की ग़िज़ा होनी चाहिए डॉक्टर साहिबा? जी, जैसे ब्लड प्रेशर की भी 2 टाइप्स हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और नॉन हाइपरटेंशन। ओके। यानी ऑलरेडी जिनको ब्लड प्रेशर था, ठीक है। वो प्रेग्नेंट हो गई, या जिनमें ब्लड प्रेशर नहीं था, उनकी जेनेटिक्स में था, उनके पेरेंट्स को था। जेनेटिक्स बहुत मैटर करती है, मतलब खाला, फूफी, दादी, इनकी जेनेटिक्स आप में ट्रांसफ़र होती है। और आपके अगर किसी भी फैमिली रिलेटिव में ब्लड प्रेशर या शुगर है तो आपको 50% केयरफुल रहना है, यानी अपनी डाइट को सादा ग़िज़ा में कन्वर्ट करें। कैलोरीज, प्रोसेस फूड, ऑयली चीज़ें, ये पकौड़े, समोसे और निहारी, पाए, इन सब को अवॉइड करें। ठीक है। सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा। पानी का लें। बात आ गई गोश्त में, अब क्या ले सकते हैं, जैसे मैं बार बार फ़िश का जिक्र इसलिए करती हूँ कि फ़िश वाइट मीट है। फ़िश में आपको ओमेगा फैटी एसिड मिलते हैं, ठीक है। जो कि प्रेग्नेंट खवातीन में बहुत अच्छे हैं। बहुत हेल्दी, बहुत अच्छे होते हैं। नहीं तो चिकन भी नहीं खा सकते, वो भी चिकन तो वाइट बिल्कुल मीट का खा सोर्स सकते है। हैं, लेकिन आपने जिस तरह ये सुना है कि ये जो हमारा प्रोसेस चिकन है इसमें हार्मोन्स भी होते जी, हैं, बिल्कुल। जो कि फिर फीमेल में पीसीओ का बायस बनते हैं। अच्छा, वाकई ये है ऐसा है कि पीसीओएस का प्रॉब्लम इस वजह से भी ज़्यादा हो रहा है कि इनको कोई ऐसे स्टीरॉइड्स या ऐसे हार्मोन्स लगाए जाते हैं? अब बिल्कुल देखें, अगर आप कोई पेट घर में रखते हैं, उसको अगर बड़ा करना है तो आपको 6 माह 9 माह तो लगते हैं, लेकिन एक ये जो मुर्गियाँ जो प्रोसेस होती हैं, ब्रीड इनकी ये कराई कितना जल्दी ब्रीडिंग में जाती हैं, तो उसमें वो जो हार्मोन्स हैं वो फीमेल के ऊपर और इवन मेल में, आपने देखा है मेल में भी टीन एजेस में कितने प्रॉब्लम आ रहे हैं, एंग्जाइटी यंग लड़कों में, लड़कियों में, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, ये सारा हार्मोनल इफेक्ट्स हैं। इनको समझें, बजाय बच्चों के साथ नाराज़ होने के उनकी नेचर को समझें कि अब उनकी डिमांड चेंज हो रही है, उनकी डाइट को चेंज करें, उनकी एनवायरनमेंट को चेंज करें, और सबसे अच्छी बात है कि फिजिकल एक्टिविटी को ऐड करें ताकि वो हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करें। नहीं तो ये जो ब्रॉयलर है उसकी जगह क्या देसी मुर्गा खा सकते हैं? बिल्कुल। उसकी तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, देसी मुर्ग लें, मटन का इस्तेमाल करें, बीफ का इस्तेमाल करें, फ़िश का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स को यूज़ करें, और अपनी डाइट में रॉ वेजिटेबल्स को यूज़ करें। जो हम एक्सेसिव कुकिंग से मल्टीविटामिन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको प्रिवेंट करें। अपना लाइफस्टाइल कुकिंग का थोड़ा सा मॉडिफाई करें, अपने बच्चों में हैबिट ऐड करें कि वो सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो फिर बहुत ये हेल्पफुल है। ज़रूरी है कि आपके जो डाइट के अंदर ख़ास तौर पर एक पोर्शन वेजिटेबल्स का, रॉ वेजिटेबल्स का होना चाहिए। इन द फॉर्म ऑफ सैलड आप कर सकते हैं, साथ आपके फ्रूट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें आपकी डाइट के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। तो डॉक्टर सुंबल अफजल हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर सुंबल, थैंक यू सो मच कि आप हमारी आई यहाँ पर, जागो लाहौर का हिस्सा बनी, और हम फीमेल की हेल्थ के ऊपर से बात कर रहे थे, ख़ासतौर पर उनकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और पर्सनल हाइजीन उन्होंने किस तरह मेंटेन करनी है उसके ऊपर भी बात की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं उस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं स्किन केयर के हवाले से, ख़ास तौर पर क्योंकि रमज़ान भी गुजर गया है, ईद भी गुजर गई है। अब बहुत सी लड़कियां ख़ास तौर पर परेशान होंगी कि जनाब हमें स्किन के हवाले से बताएं, और गर्मी भी आ रही है, किस तरह हमने ये ट्रांजिशन करनी है स्किन केयर की, स्किन रिजीम की। पिंपल्स अगर निकले हुए हैं बहुत सारे ऑयली चीज़ें खा के, तो उनको किस तरह ट्रीट करना है, और नए ट्रीटमेंट्स किस तरह के आए हैं एस्थेटिक्स में या स्किन केयर के हवाले से, उस पर हमने बात करनी है। तो उस पर बात करने के
के लिए स्किन स्पेशलिस्ट ही हमारे पास मौजूद है, डॉक्टर ताहिरा हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर ताहिरा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर ताहिरा, ईद गुजर गई, रमज़ान भी गुजर गया, लेकिन वो जो ऑयली चीज़ें हमने खाई हैं ना, वो अभी भी हमारी स्किन पे मौजूद है। पिंपल्स बहुत हैं, उसके अलावा ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, ऑयली बहुत ज़्यादा स्किन हो रही है। उसके लिए अब क्या करना है हमने? उसके लिए एक तो ये है कि जैसे आपने अपनी रूटीन को जो है वो चेंज करना है। अभी रमज़ान जो है वो आपको पता है कि विंटर में ही आ गया था, मिड सीज़न था, ना बहुत ज़्यादा सर्दी थी ना गर्मी थी। तो उसमें क्या होता है कि जब एक तो रोज़े की हालत में हमारा जो है वो वाटर इंटेक काफ़ी कम हो जाता है, उसकी वजह से भी जो है वो स्किन बहुत ज़्यादा आपकी ड्राई हो रही होती है। और साथ में जो है हम ऑयली फूड जो है वो जैसे पकौड़े समोसे ये चीज़ें हम ले रहे होते हैं, तो फिर कुछ लोगों को स्टमक इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ लोगों की ऑलरेडी से जो है वो एक्टिन प्रोन स्किन होती है, तो वो ज़्यादा जो है वो ब्रेकआउट्स वगैरह हो रहे होते हैं। और एक और चीज़ हो जाती है कि जैसे ही वेदर ट्रांजिशन स्टार्ट होती है तो हमें आइडिया नहीं होता कि हमने अपनी जो है वो स्किन रूटीन केयर जो है वो उसको हमने चेंज करना है या नहीं। हम उसी थोड़ी सी रूटीन में जो है वो रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम हॉट शावर्स ले रहे होते हैं सर्दियों में, वो आपकी बॉडी से मॉइस्चर ख़त्म कर देता है। तो ओवर सेंसिटिव जो लोग होते हैं या बच्चे या बच्चियाँ जिनकी स्किन सुपर ड्राई होती है, उनको भी ब्रेकआउट्स का इशू हो सकता है, और ऑयली स्किन वालों के लिए भी। फिर उसमें डिफरेंट हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं एस्थेटिक्स में, वो आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें यही है कि आप अपनी डाइट को थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल करें, जंक फूड से अवॉइड करें, अच्छे मॉइस्चराइजर्स वगैरह जो है वो यूज़ करें, तो काफ़ी हद तक ये अब जैसे अभी सर्दियाँ गुजरी हैं, अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बल्कि अब गर्मियाँ आ ही गई हैं, आप ये कह सकते हैं। अब हमें अपनी स्किन केयर रूटीन में कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए? हमें सबसे पहले तो ये एक, चाहे सर्दी है गर्मी है, आपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करना है। सन ब्लॉक आप ज़रूर इस्तेमाल करें। आपको पता है कि जैसे हमारी तरफ जो है वो हॉट वेदर होता है, जब हमारा सन एक्सपोजर हो तो उस सूरत पे हमें सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करें। एक तो ये आप अपनी रूटीन केयर में रखें। नंबर 2, हमें मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और रात को जो है वो अच्छी तरह से एक्सफोलिएट करके अपने जो है वो आप फेस को, उसके ऊपर जो है वो मॉइस्चराइज़र या सीरम्स जो है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग उसका इस्तेमाल करें। अब जैसे आपने एक्सफोलिएट करने का कहा है, अब जैसे केमिकल एक्सफोलिएंट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, और ज़्यादातर ग्लाइकोलिक एसिड का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड बहुत सोशल मीडिया पे आया हुआ है। क्या वो यूज़ करना चाहिए एज अ एक्सफोलिएंट? बिल्कुल, आप एक्सफोलिएट कर सकते हैं स्किन को, लेकिन उसके लिए भी जो है आपको चाहिए कि एक तो आपको अपनी स्किन टाइप पता होना चाहिए। कि आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप उसको एक्सफोलिएट डेली ना करें। कुछ लोग कहते हैं कि एक्सफोलिएशन करनी चाहिए डेली बेसिस पे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपकी स्किन के अंदर से ऑयल और मॉइस्चर ख़त्म कर देगा। आपकी स्किन पे रेडनेस, इरिटेशन आपको होनी शुरू हो जाएगी। तो उस सूरत में आप आइडियलाइज जो है वो 1 to 3 टाइम्स इन अ वीक आप यूज़ करें। अल्टरनेट डेज पे आप एक्सफोलिएटर्स यूज़ करें, बट जो माइल्ड है, ना कि एग्रेसिव। जैसे अभी आपने ग्लाइकोलिक की बात की है, तो ग्लाइकोलिक में भी जो है वो कितने % जो है वो ग्लाइकोलिक है, और आपकी स्किन के अकॉर्डिंग वो यूज़ है या नहीं है, उसके लिए एक पैच टेस्ट कर लें। आफ्टर दैट आप फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ग्लाइकोलिक एसिड सुबह में यूज़ करना चाहिए, रात में यूज़ करना चाहिए? नाइट में आप यूज़ करें, क्योंकि हम अवॉइड करवाते हैं कि अगर आप ग्लाइकोलिक कोई क्लींजर है, पील्स हैं, तो आप वो अगर यूज़ कर रहे हैं अपनी स्किन के ऊपर, तो आप सन एक्सपोजर में आपने अवॉइड करना होता है, क्योंकि वो और आपके कॉम्प्लेक्शन को डल कर देता है। तो दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि अगर आप कोई सीरम्स पेनिट्रेशन के लिए भी सबसे बेस्ट जो है वो नाइट है, आप उसको, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक आपकी जो है वो पेनिट्रेट रहता है। इसी तरह से ग्लाइकोलिक प्रोडक्ट्स जितनी भी है उसको आप प्रेफरेबल है कि आप उसको नाइट में इस्तेमाल करें। अच्छा, अब लड़कियां कहती हैं जी हमारी स्किन पे फाइन लाइंस जल्दी आना शुरू हो गए हैं, ये लाफ लाइन या फिर माथे पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए हमें? उसके लिए हमें रेटिनॉइड्स यूज़ करने चाहिए, सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको कहा, सन ब्लॉक का इस्तेमाल, अच्छे रेटिनॉइड्स यूज़ करें, नियासिनामाइड्स सीरम्स अवेलेबल हैं, वो यूज़ करें। स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, मॉइस्चराइज़ करें। अगर, क्योंकि फाइन लाइन्स रिंकल्स अगर बच्चियों में अगर हम देखें कि उनके क्यों डेवलप हो रहे हैं, उनकी वजह ये है कि ब्लीच पॉलिशर्स, ये जो चीज़ें जो है जितनी भी सैलून्स वाली हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उससे स्किन फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तब जाके फाइन लाइन्स रिंकल्स प्रोड्यूस होती हैं। और अगर आप एजिड ख़वातीन की बात करें जो 40 या 50 प्लस हैं, उनकी अगर फाइन लाइन्स रिंकल्स हैं तो कोलेजन ख़त्म हो रहा है। अच्छा, तो उन्होंने फिर उस सप्लीमेंट्स में जा सकती हैं, प्रोसीजर्स ले सकती हैं अच्छे,
जो एस्थेटिक्स में जो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स है, तो उससे ये मिनिमाइज हो सकती है काफी हद तक। ठीक है, मतलब अगर यंग एज में आपको फाइन लाइंस एंड रिंकल्स आ रहे हैं तो इट मींस कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ है, और अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये एक रीज़न हो सकती है। तो इसमें आप वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें और स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करें, सन एक्सपोजर से उसको अवॉइड करें। अच्छा, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं ना, इसलिए लड़कियां भी कंफ्यूज हो जाती हैं कि कौन सी यूज़ करें कौन सी ना करें। बिल्कुल ऐसे ही है, सोशल मीडिया पे तो अब इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेयरनेस के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल आई हुई हैं और वो एक ही उसको जो है इतनी दफ़ा दिखाते हैं कि वो हमारे अनकॉन्शियसली हम उसमें हमारे जो मेमोरी में वो फीड हो जाती है, हम उसको बाय करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी के लिए जो है वो। ठीक है, आपको अपनी स्किन का पता होना चाहिए कौन सी स्किन टाइप है, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एटलीस्ट किसी एस्थेटिक वाले से या स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके चेक कराएं आपकी स्किन को प्रॉब्लम है क्या, तभी आप कोई भी चीज़ यूज़ करें। डॉक्टर ताहिरा हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर ताहिरा, थैंक यू सो मच कि आप हमारी मॉर्निंग शो का हिस्सा बनी।